वो चार थे। चारों के चेहरे पर ठाटे बंधे हुए थे। उनमें से दो इस हक में थे कि उसे फौरन गोलियों से छलनी कर दिया जाए। एक का ख्याल था कि मारने के बजाय उसे यूं ही बंधा हुआ छोड़ दिया जाए। इस वीरान जंगल में उसकी मौत खुद ब खुद हो जाएगी। चौथा कुछ सोच रहा था। कभी वो सोचता कि उसे फौरन मार दिया जाए, कभी उसे उसके बच्चे होने पर रहम आ जाता और वो अपने उस साथी का हमनवा बन जाता जिसका ख्याल था कि उसे बंधा हुआ छोड़कर चला जाए। अभी वो चारों इस मसले पर मुशावरत कर ही रहे थे कि मोहसिन राव जोर से बोला, बात सुनो। वो चारों दूर खड़े थे। उसकी आवाज़ सुनकर उसके नज़दीक चला गया। हाँ बोलो। अब जबकि तुम मुझे कत्ल किया ही चाहते हो, क्या तुम मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश नहीं पूछोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं पूछेंगे। बताओ, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मैं उस शख्स का नाम जानना चाहता हूं जिसने तुम्हें इस काम पर लगाया है, मोहसिन राव ने पूछा। उसका नाम राव अहमद अली है। ओह, मेरा चचा। मोहसिन राव ठंडी सांस लेकर रह गया। अल्लाह, तू इंसाफ करने वाला है। वो मोहसिन राव की बात पर सुनकर मुस्कुराता हुआ अपने साथियों के नजदीक आ गया। चलो, अब उसकी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर दी गई। अब फांसी की तैयारी करो। पहली गोली कौन चलाएगा? मैं चलाऊंगा, पहला बोला। और दूसरी गोली कौन चलाएगा? दूसरी मैं चलाऊंगा, दूसरा बोला। चौथे ने कहा, यार इस लड़के पर मुझसे गोली नहीं चलाई जाएगी। चौथे ने साफ जवाब दिया। ये चौथा वो था जो उसे मारने के बजाय बंधा हुआ छोड़कर चले जाने के हक में था। एक ने कहा, पहली गोली मैं चला रहा हूं और आखिरी भी मेरी होगी। इन गोलियों से इसका काम तमाम हो जाएगा। निशाना लेकर अभी उसने लबलबी पर उंगली धरी ही थी और वो उसे दबाना ही चाहता था कि किसी ने एकदम चीख कर कहा, गोली मत चलाना। चारों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा और देखते ही रह गए। आने वाला अजीब शख्स था। वो एक दरख्त की ओट से अचानक ही बाहर आया था। जाने वो उस दरख्त के पीछे कब से खड़ा था। वो एक खाया पिया मोटा ताज़ा शख्स था। उसका धड़ नंगा था। नीचे उसने एक मटियाली सी धोती बांध रखी थी। उसके जिस्म पर बेपनाह बाल थे। गले में उल्लू का पंजा तावीज़ की तरह लटका हुआ था। बड़ी बड़ी खौफनाक मूछें, सर मुंडा हुआ और चमकता हुआ जैसे सर पर तेल चपड़ रखा हो। उसे देखकर यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो कौन है और इस जंगल में क्या कर रहा है। यार, ये बनमानस कहाँ से आ गया है? क्या ख्याल है, चला दूं इसी पर गोली? पहले शख्स ने बराबर खड़े अपने दूसरे साथी से पूछा। बिला वजह अपने सर खून लेने का क्या फ़ायदा? इसे नज़दीक आने तो पता तो चले कि यह है कौन। दूसरे ने मशवरा दिया। इतने में वो उन चारों के नज़दीक आ गया। उसके अंदाज में ज़रा भी डर खौफ नहीं था। वो इत्मीनान से चलता हुआ उस शख्स के सामने पहुंच गया जो मोहसिन राव पर गोली चलाने वाला था। क्यों मार रहे हो इस छोरे को? उसकी आवाज़ उसकी शख्सियत की तरह भारी थी। कौन हो तुम और इस जंगल में क्या कर रहे हो? हम अपने जनावर संग जंगल फिरन आए हैं। सब मारे को राज मदारी कहवे हैं। उसने अपने बारे में मालूमात फराहम की। अच्छा, मदारी हो? चलो फिर इधर जो तमाशा हो रहा है वह देख लो। तुम भी क्या याद करोगे? दमोक चला के मानस की जान ले ली। कहो तो हम दिखाएं तमाशा। तुम क्या तमाशा दिखाओगे? क्या तुम इस लड़के को बगैर हाथ लगाए ख़त्म कर सकते हो? एक शख्स ने मजाक किया। हाँ, कर सके हैं। हाथ लगाए बिना ये छोरा टोटे टोटे हो सकता है। राजमदारी ने उस मजाक को संजीदगी से लिया। टोटे टोटे हाथ लगाए बगैर ये कैसे मुमकिन है? वो चारों परेशान हुए। तो फिर दिखावें तमाशा, शुरू करें खेल। राजमदारी ने अपने बंदर के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। यार, इसके चक्कर में कहाँ आ रहे हो? अपना काम करो और निकल जाओ। उन चारों में से एक ने कहा। ऐसी क्या जल्दी है? इसने दावा किया है कि हाथ लगाए बगैर इसके टोटे कर देगा। जरा हम भी तो देख लें इस तमाशे को। हाँ मदारी, अगर तुम नाकाम हो गए तो फिर क्या होगा? फिर कुछ न होगा। तुम्हारी दमुक होगी और मारा सीना। राजमदारी ने बड़ी बेनियाजी से कहा। चलो फिर बात हो गई, दिखाओ अपना जलवा। ये लो। राजमदारी खुश होकर बोला। उसने बंदर का हाथ पकड़कर उसे जमीन पर उतारा। बंदर खामोशी से एक जगह बैठ गया। राजमदारी ने अपनी लाठी से एक बड़ा दायरा खींचा और उन चारों से मुखातिब होकर बोला, इस चक्कर के अंदर पैर मत रखना। हाँ हाँ ठीक है, चारों ने इकरार कर लिया। फिर वो राजमदारी बड़े दायरे की एक तरफ बैठ गया। आलती पालती मारकर उसने साधुओं की तरह आसन जमाया। उसने अपनी बड़ी बड़ी सुर्ख आंखों से उन चारों को देखा और फिर अपनी लाठी को जमीन पर फेंक दिया। वो लाठी जमीन पर गिरते ही लहरा गई। वो लाठी मोटी रस्सी की शक्ल इख्तियार कर गई थी।
और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बुलंद होती जा रही थी। देखते ही देखते वो इतनी बुलंद हो गई कि ऊपर का सिरा नजरों से गायब हो गया। राजमदारी के इस तमाशे ही ने उन चारों को हैरान कर दिया। आगे अभी तो बहुत कुछ होना था। राजमदारी ने तब इशारे से कहा, छोरे को लाओ। मोहसिन को लाया गया। छोरे का नाम क्या है? राजमदारी ने पूछा। मोहसिन राव। इस रस्सी पर चढ़ सके है रे तू? हाँ, क्यों नहीं, बहुत आसानी से। तो फिर चढ़ जा। राजमदारी, एक बात याद रखना, कोई चालाकी दिखाई तो अपनी जान से जाओगे, पहले शख्स ने कहा। राजमदारी ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी और मोहसिन राव से मुखातिब होकर बोला, चलो छोरे, रस्सी पकड़ो और ऊपर चलो। मोहसिन राव ने अपने जूते उतारे और रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। चलो और ऊपर और ऊपर, राजमदारी हिदायत दे रहा था। मोहसिन राव रस्सी पकड़कर तेजी से ऊपर चढ़ता गया, यहां तक कि वो नजरों से गायब हो गया। चंद ही लम्हों बाद एक कमीज ऊपर से लहराती हुई जमीन पर आ गिरी। यह मोहसिन राव ही की कमीज थी। राजमदारी ने कहा। राजमदारी उन चारों से मुखातिब होकर बोला, अब असल तमाशा शुरू होवे है, जरा हौसले से देखना। अपनी धोती का पट खोलकर उसमें लिपटा हुआ चाकू निकाला और फिर धोती कसकर बांध ली। 6 इंच लंबे फल का चमकदार चाकू खोलकर उसने जमीन पर रख दिया और अपने बंदर को इशारा किया। बंदर चाकू अपने मुंह में दबाकर रस्सी पर चढ़ गया। वापस आया तो उसके मुंह में चाकू ना था। वो खामोशी से राजमदारी के पास बैठ गया। राजमदारी आंखें बंद करके तेजी से कुछ पढ़ने लगा। कुछ देर के बाद उसने आंखें खोली तो उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खून उतरा हुआ था। उसकी आंखें इस कदर खौफनाक नजर आ रही थीं कि उन चारों में से किसी एक की भी हिम्मत ना थी कि उसकी आंखों में आंखें डालकर देख सके। अब उसने जमीन पर अपनी उंगली से एक लकीर खींची और कहने लगा, सीधा हाथ। चंद लम्हों में सीधा हाथ शाने से अलग होकर जमीन पर आ गिरा। ऐसा लगता था जैसे चाकू से काटकर नीचे फेंका गया। वो खून आलूद हो रहा था। राजमदारी ने जमीन पर दूसरी लकीर खींची और कहने लगा, उल्टा हाथ। चंद लम्हों में ही उल्टा हाथ कटकर जमीन पर आ गया। फिर उसने तीसरी लकीर जमीन पर खींची और हुक्म दिया, सीधी टांग। सीधी टांग आने में चंद सेकंड्स लगे। इस तरह चौथी, पांचवी और छठी लकीर पर उल्टी टांग, सर और फिर धड़ आकर नीचे गिरा। वो सर और जिस्म के आज़ा मोहसिन राव के ही थे। इस मंजर ने उनकी सिट्टी गुम कर दी। वो राजमदारी को महज बंदर का तमाशा दिखाने वाला समझ रहे थे, लेकिन वो तो उनसे बड़ा कातिल निकला था। उसने अपने दावे के मुताबिक बगैर हाथ लगाए मोहसिन राव के टोटे कर दिए थे, जिन्हें वो चारों अपनी आंखों से देख रहे थे और हैरत सदा हो रहे थे। अब कड़े कड़े क्या देखे हो, जाओ अपना रास्ता पकड़ो। सुबह ही सुबह ताव दिलाकर हमसे खून करवा दिया, और वो भी एक छोरे का। बड़ा पाप करवा दिया रे तुम लोगों ने। अब अपनी शकल गुम करो रे, मारे को कहीं गुस्सा ना आ जावे, फिर तुम में से कोई इधर टोटे टोटे ना हो जावे। जाओ भागो। ये बात उसने इतने खौफजदा करने वाले अंदाज में कही कि उन चारों के पांव उखड़ गए। वैसे भी वो मोहसिन राव को कत्ल करने आए थे। वो उसे गोली मारकर कत्ल करते, अब वो बगैर गोली के ही मर गया था। कत्ल भी ऐसा हुआ कि उसका जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गया था। ऐसी सफाकी से तो वो भी उसे मार नहीं सकते थे। अब यहां रुकना फजूल था। क्या पता राजमदारी वाकई गुस्से में आ जाए और खामखा उनमें से किसी के टोटे टोटे हो जाएं। चारों ने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में चलने का इशारा किया और फिर वो अपने अपने घोड़ों की तरफ भागे। खटाखट सवार हुए और उन्हें एड़ मार मार कर हवा हो गए। जंगल में कुछ देर घोड़ों की टापों की आवाज़ गूंजती रही, फिर मातूम हो गई। जब उसे यकीन हो गया कि वो चारों दूर जा चुके हैं तो उसने अपनी रान पर हाथ मारकर जोरदार कहका लगाया और फिर अपने बराबर बैठे बंदर से कहने लगा, लारे रसिया, चाकू ला। वो बेचारा बंदर भी इतनी देर से अपने मुंह में चाकू दबाए परेशान हो रहा था। उसने फौरन सामने आकर चाकू अपने दांतों से छोड़ दिया। राजमदारी ने खुला हुआ चमकता हुआ चाकू बंद किया और अपनी धोती में बांध लिया। फिर उसने जोर से आवाज लगाई, आजा रे छोरे। यह आवाज सुनकर मोहसिन राव, जो एक दरख्त के पीछे छुपा ये तमाशा देख रहा था, हंसता हुआ दरख्त की ओट से बाहर निकल आया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अब ना वहां मोहसिन की लाश के टुकड़े थे, ना आसमान की तरफ जाती रस्सी थी। अलबत्ता राजमदारी की रस्सी जमीन पर उसी तरह पड़ी थी जैसे उसने फेंकी थी। मोहसिन की समझ में कुछ ना आया कि यह क्या तिलिस्म था। वो हैरान परेशान राजमदारी को देख रहा था। उसे इस बात की खुशी थी कि उसकी जान बच गई थी। किराए के कातिलों से राजमदारी ने उसे बचा लिया था, बेशक जादू के जोर से ही सही।
राजमदारी यहां से कुछ फासले पर बैठा आसन मारे अमलियात में मसरूफ था। उसका बंदर दरख्तों पे इधर से उधर छूटता फिर रहा था। रसिया ने जब मोहसिन राव को दरख्त से बांधते हुए देखा तो फौरन राजमदारी के पास पहुंचा और अपने इशारों से उसे उठने पर मजबूर कर दिया। राजमदारी ने उठकर उधर का तमाशा देखा। उसे यह समझने में देर न लगी कि वो लोग किराए के कातिल हैं और उस लड़के को मारने का इरादा रखते हैं। राजमदारी को मोहसिन राव अच्छा लगा था। उसके कोई बेटा ना था, बस एक लड़की थी। मोहसिन राव से कोई 1-2 साल बड़ी होगी। उसने फौरन उसे अपना बेटा बनाने का इरादा कर लिया था। राजमदारी ने बंदर और रीछ जरूर पाले हुए थे, लेकिन वो गली कूचों में रीछ बंदर का तमाशा दिखाने वालों में से ना था। वो अपने फन का मुजाहरा राजाओं, नवाबों, जागीरदारों और बड़े बड़े लोगों के सामने किया करता था। जब किसी बड़े आदमी को अपने रिश्तेदारों, अजीजों को अनोखी तफरीह मुहैया करना होती तो वो मदारी को बुलवा भेजता। उसका 2-2.5 घंटे का तमाशा लोगों को दम्बाखुद कर देता था। काफी अरसे से एक मददगार की तलाश में था। उसकी लड़की अब जवान हो गई थी। राजमदारी के साथ वही जाती थी, लेकिन अब वो चाहता नहीं था कि उन तमाशों में अपनी बेटी को साथ रखे। मोहसिन राव को देखकर उसके दिल की कली खिल गई। उसने खड़े खड़े फैसला कर लिया कि उन 4 कातिलों से मोहसिन की जान कैसे छुड़ानी है। उनसे जान छुड़ाने में उसे ज्यादा मेहनत न करनी पड़ी। वो 4 अहमक खुद ब खुद उसके जाल में फंस गए। फिर जब उन्होंने मोहसिन राव के टुकड़े जमीन पर गिरते देखे तो उनके होश उड़ गए और वो सर पर दौड़ते हुए जंगल में गुम हो गए। कातिल तो चले गए थे, लेकिन अब मोहसिन राव को अपना कैसे बनाया जाए। वो छोटा जरूर था, लेकिन नादान ना था। अब तो उसे यह भी मालूम हो गया था कि उस शिकार की आड़ में उसके कत्ल की साजिश की गई थी, और यह साजिश उसके अपने चचा राव अहमद अली ने की थी। उसके दिल में इंतकाम की आग भड़क उठी थी। उसने तय कर लिया था कि वो अपने चचा से इस साजिश का बदला लेकर रहेगा। फिलहाल तो इस जंगल से निकलकर किसी तरह लाहौर पहुंचने का मसला उसके सामने था, और राजमदारी ये सोच रहा था कि इस लड़के की रूह पर किस तरह कब्जा किया जाए कि वो सब कुछ भूल जाए, उसे छोड़कर कहीं जाने का नाम ही ना ले। छोरे, तू कौन है रे? ये लोग तुझे कहां से लाए? जवाब में मोहसिन राव ने मुख्तसरन अपने बारे में सब कुछ बता दिया। राव अहमद अली और सावनपुर के बारे में सुनकर राजमदारी चौंका। उसका ये नाम कहीं सुना हुआ था। सारी कहानी सुनकर राजमदारी ने मोहसिन के साथ हमदर्दी की। उसने कहा कि अब वो बेफिक्र हो जाए, अब उसे कोई खतरा नहीं है। वो उसके साथ उसकी बस्ती में चले, वहां से लाहौर जाने का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। राजमदारी अगर उसे अपने साथ ना ले जाने की पेशकश करता तो भी उसे उसी के साथ जाना था। वो इस जंगल से अकेला तो नहीं निकल सकता था। उसने फौरन राजमदारी की पेशकश कबूल कर ली और उसके साथ चल दिया। राजमदारी ने वहां से थोड़े से फासले पर अपना आसन जमाया हुआ था। वहां बैठा वो अपने किसी अमल में मसरूफ था। वो मोहसिन राव को लेकर अमल वाली जगह पर पहुंचा। रसिया उसके कंधे पर चढ़ा हुआ था। वहां जमीन पर रीछ की खाल बिछी हुई थी। एक तरफ झोली रखी थी। खाल के सामने पानी से भरी एक छोटी सी बाल्टी धरी थी। राजमदारी ने मोहसिन राव को उस बाल्टी से पानी पिलाया और फिर रीछ की खाल तय करके झोली में डाल ली। झोली अपने कंधे पर लटकाई, बाल्टी हाथ में पकड़ी, रसिया को कंधे पर चढ़ाया और फिर तेज तेज किसी संप पर चल पड़ा। मोहसिन राव उसके पीछे हो लिया। कोई 1.5 घंटे की मुसाफत के बाद वो जंगल से निकले। जंगल से निकलकर राजमदारी ने उससे कहा, थका तो नहीं रे छोरे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो इससे ज्यादा जंगल में घूम लेता हूं। शिकार के लिए तो बहुत ही चलना पड़ता है। बढ़िया, राजमदारी ने खुश होकर कहा। वैसे हमारी बस्ती अब ज्यादा दूर नहीं है। वो सामने का पुल है ना, पुल उतरते ही हमारी बस्ती आ जाएगी। राजमदारी ने नहर का पुल वो सामने है इस तरह कहा था जैसे 1 आध फरलांग का फासला होगा, जबकि वो 2 मील के बराबर साबित हुआ था। खैर, नहर का पुल पार करके मोहसिन राव को झोपड़ियों पर मुश्तमिल एक बस्ती दिखाई दी। उन्हीं झोपड़ियों में कुछ कच्चे पक्के मकान भी दिखाई दे रहे थे। राजमदारी का मिट्टी का बना 2 कमरे का मकान था। कमरों के सामने एक खुला सहन था और सहन के गिर 4 फुट ऊंची कच्ची दीवारी थी। एक छोटी सी ये बस्ती थी। ज्यादातर यहाँ खेल तमाशे दिखाने वाले मदारी आबाद थे। हर घर के सामने रीछ, बंदर, बकरे और कुत्ते बंधे हुए थे। राजमदारी का मकान सबसे अच्छा और बड़ा और साफ सुथरा था। वो इस बस्ती का सरदार था और मुखिया जी कहलाता था। राजमदारी की बेटी का नाम यूं तो रखी था, लेकिन वो उसे राखी कहकर पुकारता था। राखी 14-15 साल की एक पुरकशिश लड़की थी। वो अपनी माँ पर गई थी। उसकी माँ को मरे हुए 2 साल हुए थे। वो बस्ती की सबसे खूबसूरत लड़की थी। यूं तो राजमदारी की यहाँ 2 लड़के हुए थे।
लेकिन वो दोनों 4-4 साल के होकर चल बसे थे। दोनों की मौत गर्दन तोड़ बुखार की वजह से हुई थी। उसे बेटे की शदीद ख्वाहिश थी। ये ख्वाहिश हादिसाती तौर पर तस्कीन पा गई थी। उसे मोहसिन राव के रूप में पला पलाया बेटा मिल गया था। वो रास्ते भर सोचता आया था कि मोहसिन राव पर ऐसा क्या जादू टोना करे कि वो उसका मुती और फर्मा बरदार बनकर बस्ती में रह जाए, यहां से जाने का नाम ही ना ले। राजमदारी के लिए यह कोई इतना मुश्किल काम ना था। किसी के दिल पर कब्जा जमाने के लिए उसे बहुत से अमल आते थे। रात के शहंशाह का पंजा उसके गले में पड़ा हुआ था। जिसके गले में उल्लू का पंजा हो, उसके लिए किसी को उल्लू बनाना क्या मुश्किल था। उसने घर पहुंचकर सबसे पहला काम यही किया। एक छोटे से सादा कागज पर उल्लू के पंजे से कुछ पुरस्कार निशान बनाए। निशान बनाने के दौरान वो कुछ बुड़बुड़ाता रहा। फिर उसने राखी से एक गिलास शरबत लाने को कहा। राखी ने शरबत से भरा गिलास बाप के सामने रखा तो उसने कागज को शरबत में डालकर उसे थोड़ा घुमाकर निकाल लिया और राखी से कहा वो मोहसिन राव को शरबत दे आए। मोहसिन राव दूसरे कमरे में चारपाई पर नीम तराज था। वो लंबी मुसाफत तय करके आया था, कुछ थक गया था। राखी कमरे में दाखिल हुई तो मोहसिन ने नजर उठाकर राखी को देखा। अगरचे राखी ने उसे अपने घर में आते हुए पहले ही देख लिया था, लेकिन वो उसके सामने अब आई थी। उसने भी उसे गौर से देखा। दोनों एक दूसरे को देखकर बैक वक्त मुस्कुराए। राखी ने गिलास आगे बढ़ाया। लो, ये पी लो। मोहसिन राव ने गिलास उसके हाथ से ले लिया। वो बोरा का शरबत था, ठंडा और मीठा। उसे बेहद प्यास लगी थी। वो गट गट करके एक ही सांस में सारा चढ़ा गया। इस शरबत ने अपना काम कर दिखाया। उसे ये तो याद रहा कि वो कौन है, कहां से आया है, लेकिन वो अपने मुस्तकबिल से बेगाना हो गया। राजमदारी के इस कच्चे घर की उल्फत उसके दिल में समा गई। उसे अपना घर लाहौर जाना था। उसे बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन बावजूद कोशिश के इस बस्ती की हुदूद से वो ना निकल पाया। उस पर घबराहट तारी हो जाती। इसी तरह 2 साल गुजर गए। राजमदारी ने आहिस्ता आहिस्ता उसे अपना फन बख्शना शुरू कर दिया। अब छोटे मोटे तमाशे करके वो लोगों को हैरान कर देता था। राजमदारी ने छोटे मोटे तमाशों के साथ जंगल का इल्म भी उसे सिखाना शुरू किया। राजमदारी जानवरों की आवाज़ों का माहिर था। वो अपने मुंह से ऐसी आवाज़ें निकालता था कि मतलूबा जानवर या परिंदा उसकी आवाज़ सुनकर उसके सामने आ जाता था। मोहसिन राव को शिकार का बहुत शौक था। उसने बहुत जल्द मुख्तलिफ परिंदों और चरिंदों की आवाज़ें सीख ली थीं। अब ये उसका बेहतरीन मशगला था कि वो सुबह सवेरे जंगल का रुख करता। उसे तीतर के शिकार का बहुत शौक था। जंगल में जहाँ कहीं भी उसे तीतर नजर आते, वो जाल बिछाकर एक जगह बैठ जाता और अपने मुंह से तीतर को बुलाने की आवाज़ें निकालता। 2-4 आवाज़ों के बाद ही तीतरों का जवाब आने लगता और वो उड़ते हुए दौड़ते हुए उसकी तरफ खींचे चले आते। जब वो देखता कि 8-7 तीतर जमा हो गए हैं तो वो झटका मारकर जाल खींच लेता। 4-5 तीतर जाल में ज़रूर फंस जाते। वो इन तीतरों को जाल से निकालकर पिंजरे में मुंतकिल कर देता और फिर बस्ती में आ जाता। राखी इन तीतरों को ज़िबा करके पकाती। मोहसिन राव बड़े मज़े से ये गोश्त खाता। बस्ती के करीब भी नहर थी। मोहसिन अपनी तैराकी का शौक नहर में तैरकर पूरा करता। वो धड़ाधड़ पुल से छलांग मारकर पानी में गिरता और गौता मारकर कहीं का कहीं जा निकलता। अब राजमदारी उसे अपने खेल तमाशों में साथी रखने लगा था। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि मोहसिन जवान हो गया। एक तो मोहसिन खूबसूरत था, ऊपर से जवान था और फिर साहिर था। इन तीनों चीज़ों ने आसपास के इलाकों में उसे बेहद मकबूल बना दिया था। बस्ती की लड़कियां उसकी एक नज़र को तरसती थीं, लेकिन वो नज़र उठाकर न देखता था। खुद राखी अगरचे उससे 2 साल बड़ी थी, लेकिन अपना दिल हार बैठी थी। उस पर हर वक्त अपनी जान निछावर करने को तैयार रहती थी, लेकिन मोहसिन राव अपनी धुन में मगन रहता था। राजमदारी उसे बेटों की तरह चाहने लगा था, लिहाजा वो भी राखी को तकद्दुस की नज़र से देखता था। एक दिन सुबह ही सुबह राजा बहराम नगर का कारिंदा घोड़े पर सवार राजमदारी के घर पहुंच गया। राज बहराम के लोग तमाशे के बड़े शौकीन थे। वो राजमदारी को खेल तमाशा दिखाने के लिए बुलाते रहते थे। आज उनका कारिंदा उनका ही पैगाम लेकर आया था। राज बहराम नगर की बेटी नादरा की 2 दिन बाद मंगनी थी, लिहाजा इस मौके पर उसका खेल तमाशा रखा गया था और उसे बसेद इसरार बुलाया गया था। राजमदारी की भला क्या मजाल थी कि वो जाने से इनकार करता। उसने फौरन हामी भर ली और प्रोग्राम तय कर लिया। 2 दिन के बाद दोपहर को राजा साहिब की गाड़ी उन्हें आकर ले गई। 2 घंटे के सफ़र के बाद वो दोनों बहराम नगर पहुंच गए। राजा साहिब की हवेली इस मौके पर खूब सजी हुई थी। हवेली के सब्ज़ाज़ार पर इस खेल को शुरू होना था। शाम के वक्त मेहमान आना शुरू हो गए। राजमदारी के लिए एक छोटा सा स्टेज बनाया गया था। सामने घास पर कुर्सियां बिछी हुई थीं।
लोग आते जाते थे और बैठते जाते थे। राजमदारी और मोहसिन राव स्टेज पर थे और अपने खेल की तैयारियों में मसरूफ थे। वो दोनों आपस में तय कर रहे थे कि कौन सा तमाशा कब और कैसे दिखाया जाएगा। कुछ देर के बाद सामने की मुरस्सा कुर्सियों पर नादरा और उसका होने वाला शौहर बकार बैठ गए। नादरा की तरफ उसके होने वाले ससुर थे और होने वाले शौहर के साथ राजा बहराम नगर तशरीफ फरमा हो गए। उसके बाद इधर उधर और दूसरे अहम लोग बैठ गए। तब राजा बहराम नगर ने राजमदारी को खेल शुरू करने का इशारा किया। मोहसिन राव ने तमाशा शुरू किया। फिर दोनों ने मिलकर एक समासा बांध दिया। मोहसिन राव काली पैंट और सुर्ख कमीज पहने हुए था। सुर्ख सफ़ेद रंगत, घुंघरियाले बाल, कानों में पड़े बाले, पुरकशिश मखनातीसी आंखें, इस पर एक खास अंदाज का रक्स। लोगों की उस पर इस तरह नजरें कड़ी हुई थीं जैसे वो इस दुनिया का आदमी ना हो, कोई खलाई मखलूक हो। रक्स व मौसीकी इख्तिताम को पहुंची तो मोहसिन राव स्टेज से कूदकर राजा बहराम नगर के पास पहुंचा और मौतबाना अंदाज में अंग्रेजी में कहने लगा, जनाब मुझे मंगनी की अंगूठी दरकार है। उसे इंग्लिश बोलता देखकर नादरा को खुशगवार हैरत हुई और इससे पहले कि राजा बहराम नगर अपनी बेटी से मंगनी की अंगूठी उतारने को कहते, नादरा ने जल्दी से अंगूठी अपनी उंगली से निकालकर मोहसिन राव के हवाले करना चाही। मोहसिन राव ने इशारे से उसे रोक दिया। फिर उसने एक चौड़े मुंह की शीशे की बोतल का ढक्कन खोला और उसमें अंगूठी डालने का इशारा किया। नादरा ने अपनी अंगूठी उसमें डाल दी। मोहसिन राव ने वहीं खड़े खड़े बोतल का ढक्कन बंद किया। अगली रो में बैठे हुए लोगों को एक एक करके शीशी की बोतल में बंद हीरे की अंगूठी दिखाई। इसके बाद वो बोतल लेकर स्टेज पर पहुंच गया और एक स्टूल पर बोतल को रख दिया। बोतल में बंद अंगूठी सबको दिखाई दे रही थी। फिर उसने अपनी पैंट की जेब में से एक सिया रुमाल निकालकर एक खास अंदाज में लहराकर बोतल पर डाल दिया। राजमदारी ने बांसुरी और डुगडुगी बजाते हुए स्टूल के गिर्द एक चक्कर लगाया। चक्कर खत्म होते ही मोहसिन राव ने रुमाल उससे खींच लिया। तब लोगों ने देखा कि बोतल से अंगूठी गायब थी। नादरा का दिल थक से रह गया। उसने अपने होने वाले शौहर वकार की तरफ देखा, हैरत अंगेज। राजा साहेब, मारे छोरे से गलती हो गई, बीबी की अंगूठी मिलना अब मुश्किल है। अरे ये क्या कह रहा है? नादरा का मंगेतर वकार परेशान होकर बोला। उसके बराबर राजा साहेब बैठे हुए थे। वो आराम से बैठे मुस्कुराते रहे। उन्होंने कोई तबसरा ना किया। ये कहकर राजमदारी दूसरा तमाशा दिखाने में मगन हो गया। इस मर्तबा उसने मोहसिन राव को स्टेज पर लेटने को कहा। जब वो लेट गया तो राजमदारी ने उसके ऊपर एक बहुत बड़ी सफ़ेद चादर डाल दी और लोगों से दरख्वास्त की कि यह बहुत नाजुक खेल है, इसमें लड़के की जान भी जा सकती है, इसलिए खेल के दौरान कोई भी एक लफ्ज़ न बोले और अपने हाथ भी एक दूसरे से अलग रखे। ये तंबीह सुनकर सब लोग मुस्तैद होकर बैठ गए। कोई शख्स अगर हाथ बांधे बैठा था तो उसने अपने दोनों हाथ अलग कर लिए और खामोश होकर पूरी तवज्जो से तमाशे को देखने लगा। राजमदारी ने बांसुरी और डुगडुगी बजाकर मोहसिन के गिर्द चक्कर लगाने शुरू किए। 3 चक्कर के बाद मोहसिन राव का जिस्म जमीन से उठने लगा, यहां तक कि वो उठते उठते 4 फुट बुलंद हो गया। वो किसी अकड़ी हुई लाश की तरह दिखाई दे रहा था। उसके जिस्म के साथ चादर भी उठी हुई थी। चादर बहुत बड़ी थी, इसलिए उसके किनारे स्टेज को छू रहे थे। ये एकदम बखुद करने वाला मंजर था। कुछ देर के बाद राजमदारी ने उल्टे फेरे लेने शुरू किए। इस तरह मोहसिन राव का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता जमीन से लग गया और जब राजमदारी ने चादर उसके ऊपर से उठाई तो वो मुस्कुराकर उठ खड़ा हुआ। लोगों ने जबरदस्त तालियां बजाईं। तब अचानक ही नादरा को अपनी अंगूठी याद आई। उसने राजा साहब को मुखातिब करके कहा, बाबा जानी मेरी अंगूठी? बेटा वो तो अल्लाह को प्यारी हो गई। उन्होंने हंसकर कहा, नहीं। नादरा अफसरदा होकर बोली। तब राजा बहराम नगर ने राजमदारी को इशारा किया, भाई हमारी बेटी की अंगूठी का कुछ करो। राजमदारी के बोलने से पहले मोहसिन राव बड़े शाइस्ता लहजे में मुखातिब हुआ, सर वो अंगूठी हमारे पास तो नहीं है। फिर कहाँ गई? इस मर्तबा नादरा का मंगेतर वकार बोला। उसका लहजा जरा सख्त था। सर आप अपनी जेबें देखें, कहीं आपके पास तो नहीं? ये क्या बकवास है? इस मर्तबा उसे सचमुच गुस्सा आ गया। भाई वकार, इसमें इस कदर गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है? लड़का कह रहा है तो अपनी जेबें देख लो। राजा बहराम नगर ने हंसते हुए कहा। अपने ससुर के इस अंदाज पर वकार उलझ गया। वो फिर खड़ा हो गया और उसने कोट की जेबें देखने के बाद जैसे ही पैंट की जेब में हाथ डाला तो एक अंगूठी उसके हाथ में आ गई। घबरा कर उसने हाथ बाहर खींचा तो ये देखकर परेशान हो गया कि ये वही अंगूठी थी जो उसने नादरा को पहनाई थी। मोहसिन राव उसके हाथ में अंगूठी देखकर फौरन वकार की तरफ लपका और उसके हाथ से अंगूठी लेकर तमाम लोगों को दिखाई। लोगों ने एक फरमाइशी क़हक़हा लगाया। मोहसिन राव ने वो अंगूठी शुक्रिया के साथ नादरा की हथेली पर रख दी। जाने क्यों उस वक्त नादरा का जी चाहा
काश मोहसिन राव ने अंगूठी उसके हाथ पर रखने के बजाय उसकी उंगली में पहनाती होती। इस ख्वाहिश पर वो अंदर ही अंदर मुस्कुराती। रात को वो दोनों अपनी बस्ती में पहुंच गए। राजा साहिब की गाड़ी उन्हें अपने ठिकाने पर छोड़ गई, लेकिन मोहसिन राव का दिल अपने ठिकाने पर नहीं रहा था। वो कहीं दूर बहराम नगर में रह गया था और एक चेहरा था जो उसकी आंखों में मुंजमिद हो गया था। वो तस्वीर उसकी निगाहों से हटती ही ना थी। फिर वो हुआ जिसकी तवक्को नहीं की जा सकती थी। एक शाम राजा बहराम नगर की गाड़ी राजमदारी के घर के नज़दीक आकर खड़ी हो गई। गाड़ी में ड्राइवर के सिवा कोई और ना था। वो मोहसिन राव की तलाश में यहां तक आया था। मोहसिन राव घर पर मौजूद था। उसने राजा साहिब के ड्राइवर को अपने दरवाजे पर देखा तो उसके चेहरे पर अनार से छूटने लगे। ड्राइवर ने इधर उधर देखकर उसके कान के नज़दीक बड़ी राजदारी से कहा, बीबी जी आई हैं? कौन बीबी? मोहसिन राव ने उसी राजदारी से उससे पूछा। नादरा बीबी। कहाँ है वो? वो नहर के पुल पर खड़ी आपका इंतजार कर रही हैं। मेरा इंतजार? मोहसिन राव उलझन में पड़ गया। अच्छा, आओ चलो। राजा साहिब की गाड़ी बस्ती से बाहर खड़ी थी। मोहसिन राव उसमें बैठकर पुल पर पहुंचा। ड्राइवर ने गाड़ी रोक ली। मोहसिन राव उतरकर तेजी से भागा। पुल के उस किनारे चादर में लिपटी नाजरा उसे नजर आ रही थी। अगरचे वो सर से पांव तक ढकी हुई थी, उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो राजा बहराम नगर की बेटी नादरा है। जब वो नादरा के करीब पहुंचा तो सूरज अपना सफर तमाम कर चुका था। शाम गहरी हो रही थी। अंधेरा तेजी से फैलता जा रहा था। वो उसके नज़दीक पहुंचकर खामोशी से खड़ा हो गया। नादरा ने अपने चेहरे से चादर हटाई और मध्यम सुरों में कहने लगी, मैं नादरा हूं। जी मैं जानता हूं। सच बताना, क्या तुम्हें मेरे यहां आने की तवक्को थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मोहसिन राव ने बहुत सच्चाई से कहा। लेकिन देखो, मैं तो आ गई हूं तुम्हारी तवक्को के खिलाफ। नादरा की आंखों में डूबते सूरज की सुर्खी थी। क्या तुम्हें मेरा आना नागवार गुजरा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मोहसिन राव ने फिर सच्चाई से कहा। तुम्हें तो लड़की होना चाहिए था। वो क्यों? वो हैरान हुआ। कोई बात खुलकर कहते ही नहीं। वो हंसी। उसकी हंसी में बड़ा सहर था। आप क्या कहलवाना चाहती हैं? तुम कौन हो? मैं जी मोहसिन राव हूं। मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। तुम्हारा नाम जानती हूं। फिर क्या मालूम करना चाहती हैं? तुम इस पस मंजर में बिल्कुल मिसफिट नजर आते हो, जैसे टाट में मखमल का पेवंद। मैं अगर ये कहूं कि आप ठीक कहती हैं तो क्या मान लेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं एक फरेब में मुब्तला हूं। मोहसिन राव ने बड़ी उदासी से कहा। जानता हूं कि फरेब में मुब्तला हूं, फिर भी इस शहर से निकलने को जी नहीं चाहता, जैसे कैदी हूं किसी का। किसके कैदी हो? राजमदारी के? हाँ, यूं ही समझो। बेफिक्र हो जाओ, मैं उसकी कैद से निकाल लूंगी। तुम्हें अपना कैदी बना लूंगी। बोलो, मेरे कैदी बनोगे? नादरा के लहजे में बड़ा रस था। जी बिल्कुल, बहुत खुशी से, मोहसिन राव ने बेख्तियार कहा। इतनी जल्दी इकरार ना करो, अच्छी तरह सोच समझ लो। मैं 3 दिन के बाद आऊंगी, इसी नहर के पुल पर। उस वक्त तक मेरा इंतजार करना। करोगे? जी बिल्कुल, वो मुस्कुराकर बोला। तो फिर अब जाओ। जाऊं कैसे? जाने को जी नहीं चाहता। जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ है कि मैं हूं। ये बड़ी अच्छी इब्तिदा है। आज तुम्हें अपने होने का एहसास हुआ है, फिर वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब तुम्हें मेरे होने का यकीन हो जाएगा। तुम भी तो कैद में हो किसी की। हाँ, एक अंगूठी की कैद में। नादरा ने बड़े अजीब लहजे में कहा। तुमने वो अंगूठी मेरे हाथ पर रखी थी। वो अंगूठी अभी तक मेरे हाथ में है, मैंने आज तक नहीं पहनी। लाओ दिखाओ हाथ, मोहसिन राव बोला। कहाँ है वो अंगूठी? नादरा ने अपनी चादर से हाथ निकाला और उसके सामने करके मुट्ठी खोल दी, लेकिन उसके हाथ में कुछ ना था। हाथ खाली था। अपना हाथ खाली देखकर नादरा परेशान हो गई। बात भी परेशान होने वाली थी। उसने सच कहा था। जिस दिन मोहसिन राव ने वो अंगूठी उसकी हथेली पर रखी थी तो उसने पहनने के बजाय मंगेतर वकार के कोट की जेब में डाल दी थी। जाते हुए जब वकार ने उसे अंगूठी वापस की तो उसने उसे अपने पर्स में डाल ली। उस वक्त से आज तक वो अंगूठी उसके पर्स में थी। गाड़ी से उतरते हुए उसने अंगूठी को अपनी मुट्ठी में दबा लिया था और चंद लम्हे पहले तक वो अंगूठी उसके हाथ में थी। बस मुट्ठी खोलते ही वो अंगूठी गायब हो गई। कहाँ है वो अंगूठी? मोहसिन राव ने मुस्कुराकर पूछा। मुझे नहीं मालूम कहाँ गई, अभी तो मेरे हाथ में थी, नादरा ने खिफ़त से कहा। तब मोहसिन राव ने अपनी बंद मुट्ठी उसके सामने की और मुट्ठी खोलकर कहा, यह तो नहीं।
मोहसिन राव की हथेली पर उसकी अंगूठी मौजूद थी। नादरा ने खुशी से नारा लगाया, हाँ हाँ यही तो है, ये तुम्हारे हाथ में कैसे आ गई? ओ जादू, तुम कितने बड़े जादूगर हो। ये अंगूठी तुमने अब तक पहनी क्यों नहीं? जब तुमने मुझे ये अंगूठी वापस की थी तो मेरे दिल में यह ख्वाहिश उठी थी कि तुम मुझे ये अंगूठी पहना देते। उस वक्त मेरे दिल में भी एक ख्वाहिश जागी थी। मोहसिन राव ने इज़हार तमन्ना किया। वो क्या? नादरा ने उसे पुरशौक निगाहों से देखा। मैंने सोचा था कि काश ये अंगूठी मैं हमेशा के लिए गायब कर सकता। ऐसा हो सकता है? नादरा ने बड़े अंदाज से कहा। यह अंगूठी हमेशा के लिए गायब हो सकती है। वो कैसे? मोहसिन राव ने पूछा। वो ऐसे। ये कहकर उसने अंगूठी नहर के बहते पानी में उछाल दी, जो फौरन ही डूब गई। अरे ये तुमने क्या किया? मोहसिन राव परेशान हो गया। कुछ नहीं, मैं इस अंगूठी की कैद से आज़ाद हो गई हूं। कहीं तुमने उजलत से काम तो नहीं लिया? मोहसिन राव ने खदशा जाहिर किया। मुझे नहीं मालूम, नादरा ने बड़ी मासूमियत से कहा। जो हुआ बेख्तियार हुआ। ये दिल का मामला है, दिल ही जाने। नादरा, ये दिल भी कितनी अजीब चीज़ है, कौन जाने कब कहाँ किस पर आ जाए। मोहसिन राव ने कहा। तुमने मेरा नाम लिया, ज़रा फिर लेना। नादरा। मोहसिन राव ने उसका नाम दोहराया। मोहसिन। नादरा ने जवाब में उसका नाम इस कदर चाहत से लिया कि पहली बार उसे अपने नाम पर फख्र हुआ। अच्छा नादरा, ये बताओ कि तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो? बहराम नगर से, और लाहौर जा रही हूँ। 3 दिन के बाद वापस आऊंगी। इसी वक्त इस नहर के पुल पर मेरा इंतज़ार करना। मेरा इंतज़ार करोगे ना मोहसिन? नादरा ने बेकरारी से पूछा। जी बिल्कुल, मैं आपका इंतज़ार करूंगा। लाहौर का नाम सुनकर मोहसिन की अजब कैफियत हो गई। उसे यूं लगा जैसे किसी ने अचानक गर्दालूद आईने को झाड़कर उसके सामने कर दिया हो। लाहौर, जहां वो पैदा हुआ, जहां उसका घर था, जहां उसके पापा थे, उसकी प्यारी सी अम्मी थी। यूं तो उसकी जिंदगी के सारे ही जख्म हरे हो गए थे। उसके दिल में टीसे सी उठने लगी थी। क्या हुआ मोहसिन? ये तुम्हें अचानक क्या हुआ? मोहसिन की हालत बदलता देखकर नादरा ने पूछा। कुछ नहीं, जब तुम लाहौर से वापस आओगी तो मैं तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ बताऊंगा। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि उन्हें ड्राइवर हिदायतुल्लाह अपनी तरफ आता दिखाई दिया। देखो वो आ रहा है, अब तुम चले जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। नादरा 3 दिन के बाद मुलाकात का वादा करके चली गई। 3 दिन के बाद जब वो वापस हुई और नहर के पुल पर पहुंची तो मोहसिन राव उसका मुंतजिर था। उस दिन मोहसिन राव ने अपने बारे में उसे सब कुछ बता दिया। नादरा को जब यह मालूम हुआ कि वो राजमदारी का बेटा नहीं बल्कि लाहौर की मशहूर शख्सियत राव शमशाद अली का फर्जंद है और राव अहमद अली का भतीजा है, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसे हैरत थी कि इतने बड़े बाप का बेटा अपने घर बार को छोड़कर इस जंगल में किस तरह जिंदगी गुजार रहा है। वो असल में जादू टोने के असरात से नावाकिफ थी, इसीलिए हैरतज़दा थी। जादू तो अच्छे भले आदमी की मत मार देता है। मोहसिन तो उस वक्त बच्चा था। कहते हैं कि जिस तरह लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर मारता है, उसी तरह शहर का इलाज भी शहर ही के जरिए हो सकता है। राजमदारी के शहर का तोड़ नादरा के शहर से किया जा सकता था। नादरा बड़ी पुरयकीन थी कि बहुत जल्द अपना शहर फूंक कर वो उसे अपना कैदी बना लेगी। मोहसिन खुद भी बड़ी खुशी से उसका कैदी बनने के लिए तैयार था। वक्त गुजरता रहा। इन मुलाकातों को 3 माह हो गए। 3 माह किसी मामले को सुलझाने या उलझाने के लिए बहुत होते हैं। मामला आहिस्ता आहिस्ता सुलझता रहा था। नादरा की मोहब्बत की ताकत, उसकी कशिश और उसका सहरज़दा बदन उसे अपनी गिरफ्त में लिए जाता था। उसकी मोहब्बत में वो सब कुछ भूलता जा रहा था। राजमदारी ने अपने शहर से उसके घर वालों को उसके दिल से निकाल दिया था। मोहसिन राव उस बस्ती का होकर रह गया था। वो अकेला कहीं निकल भी जाता तो बंदिश की वजह से कहीं दूर न जा सकता था। उसका दिल घबराने लगता। उसका जी चाहता कि वो जल्द अज जल्द बस्ती वापस पहुंच जाए, राजमदारी और राखी को देख ले। अब नादरा ने उस पर जादू कर दिया था। उसकी मोहब्बत में खोकर वो अपने आप को भूलता जा रहा था। नादरा को अंदाजा हो गया था कि मोहसिन राजमदारी के जादू के ज़ेर असर है और इस जादू ने इस कदर जकड़ा हुआ है कि वो अपने माँ बाप को भी भूल गया। उनकी मोहब्बत उसके दिल से निकल गई। राव अहमद अली की दुश्मनी भी उसके दिल में ना रही, बस राजमदारी याद रह गया था। अब नादरा जब भी उससे मिलती वो उससे उसके शहर की बात करती, उससे उसके वालिदैन का तस्करा करती, राव अहमद अली का जिक्र करती जिसने उसके कत्ल की साजिश की और उसके हिस्से की ज़मीनों पर कब्जा कर लिया था। वो इन बातों को भूला नहीं था, लेकिन हर बात उसके दिल से महफ हो गई थी। उसे अपने घर की, अपने घर वालों की,
किसी की कोई परवाह न रही थी। लेकिन नादरा ने जब से उसके आईना दिल से गर्द साफ करना शुरू की, मोहसिन को अपना चेहरा धुंधला धुंधला नजर आने लगा था। लेकिन यह धुंधलाहट भी आरसी होती जब तक वो नादरा के सामने रहता, उसकी हाँ में हाँ मिलाता, फिर उससे जैसे ही दूर होता और राजमदारी का चेहरा देखता तो फिर सब कुछ भूल जाता। राजमदारी का जादू उसके सर पर चढ़कर बोलने लगता, और जादू वो जो सर चढ़कर बोलने लगे। राजमदारी जब भी उसकी आंखों में आंखें डालकर ये पूछ लेता कि कैसा है रे, कोई तकलीफ तो ना है ना रे तुझे, तो मोहसिन के जहन में उठने वाले यादों के भंवर झाग की तरह बैठ जाते। ये कोई मामूली जादू ना था। रात के शहंशाह के पंजे से बनाया हुआ नक्श राजमदारी ने उसे पिलाया था। इस जादू का तोड़ अच्छे अच्छों के पास ना था। नादरा अब उसे याद दिला दिलाकर उसे समझा समझा कर थक गई थी। मोहसिन उसके सामने होता तो उसकी हाँ में हाँ मिलाता, लाहौर जाने का इरादा बांध लेता। लेकिन बस्ती में पहुंचते ही वो राव शमशाद अली का बेटा बनने के बजाय राजमदारी का बेटा बन जाता। एक तरह से वो राजमदारी का कैदी था, लेकिन ऐसा कैदी जिसके पांव में पड़ी बेड़ी किसी को नजर न आती थी। नादरा अब इस सिलसिले में खासी संजीदा हो गई थी। वो उस पर मर मिटी थी और उसकी खातिर सबको मिटा देना चाहती थी। तब उसने अपने राजदार ड्राइवर हिदायतुल्लाह से बात की। उसने एक दिन बहराम नगर जाते हुए रास्ते में उससे पूछा, हिदायतुल्लाह, क्या तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा आदमी है जो जादू का तोड़ जानता हो? हिदायतुल्लाह उसकी बात सुनकर कुछ सोचता रहा, फिर कहने लगा, हाँ, एक है तो ऐसा बंदा, लेकिन उससे बात करना होगी। आप ये बताएं किस पर हुआ है जादू? वो अपने मोहसिन साहब है ना, उन पर, नादरा ने बताया। मोहसिन का नाम सुनकर हिदायतुल्लाह बेख्तियार हंस पड़ा। आप भी क्या बात कर रही हैं बीबी? क्यों, ऐसा मैंने क्या कह दिया? अरे बीबी, आप भी कमाल करती हैं। मोहसिन साहब तो खुद इतने बड़े जादूगर हैं, उन पर भला किसका जादू चलेगा? बस हिदायतुल्लाह, यही तो सारा मसला है। बेशक वो बड़े जादूगर हैं, लेकिन उन पर भी उनसे बड़े जादूगर ने जादू कर रखा है। उसने उन्हें कैद कर रखा है। तुम्हें याद नहीं, जब वो एक दिन हमारे साथ बहराम नगर आ रहे थे तो रास्ते में उनकी तबीयत किस कदर खराब हो गई थी? वो बार बार यही कह रहे थे कि मुझे मेरी बस्ती में वापस ले चलो, मेरा दिल कोई मुट्ठी में जकड़ रहा है। तुम्हें याद आया ना? फिर हमें मजबूरन उन्हें उनकी बस्ती छोड़कर आना पड़ा था, और अपनी बस्ती के करीब पहुंचकर वो बिल्कुल भले चंगे हो गए थे। अच्छा, उस दिन ये बात थी, लेकिन उन्हें किसने कैद कर रखा है? हिदायतुल्लाह ने पूछा। राजमदारी ने, नादरा ने जवाब दिया। क्या वो उनके बेटे नहीं हैं? हिदायतुल्लाह को हैरत ने आ घेरा। नहीं, वो एक बहुत अमीर बाप के बेटे हैं, बस किसी तरह वो उसके चुंगल में फंस गए हैं। अच्छा, फिर तो उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूं कि कल ही जोगी रामपाल से बात करता हूं। लेकिन हिदायतुल्लाह, वो तो सपेरा है, वो जादू के बारे में क्या कर सकेगा? ये लोग भी जादू जानते हैं। ये सब लोग एक ही थैली के चट्टे बट्टे होते हैं, शैतान के चेले। अगर उसके बस की बात ना हुई तो फिर उसी से किसी और मंत्र वाले का पता करूंगा। ठीक है, फिर शाम को आकर मुझे बताना। और देखो, एक बात का ख्याल रखना, राजा साहिब को इस बात का पता ना चले। आप बेफिक्र रहें बीबी, हिदायतुल्लाह ने बड़े यकीन से कहा। हिदायतुल्लाह बड़े काम का और बड़े एतमाद का आदमी था। ये उसी की हिम्मत थी कि उसने जान हथेली पर रखकर नादरा को मोहसिन राव से मिलवाया था। वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि जिस दिन भी राजा साहिब को ये बात मालूम होगी कि उनकी बेटी को उसने मदारियों की बस्ती पहुंचा दिया है, तो वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जब पहली बार नादरा ने मोहसिन राव से मुलाकात की ख्वाहिश की थी तो हिदायतुल्लाह ने दबे लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी। वो भला कहाँ मानने वाली थी। उसने बड़े यकीन से उससे कहा था कि अगर वो न गया तो वो अकेली उससे मिलने चली जाएगी और फिर लौट कर भी नहीं आएगी। उसकी इस धमकी पर वो उसका साथ देने पर मजबूर हो गया था, क्योंकि वो जानता था कि अगर ऐसा हो गया तो राजा साहब जिंदा दरगोर हो जाएंगे। नादरा उनकी अकलौती औलाद थी। जिस तरह किसी देव की जान किसी तोते में होती है, वैसे ही राजा साहब की जान नादरा में थी। दूसरे दिन हिदायतुल्लाह ने जोगी रामपाल से मुलाकात की। वो हिदायतुल्लाह को अच्छी तरह जानता था, क्योंकि कई बार राजा बहराम नगर उसे अपनी गढ़ी में बुला चुके थे। राजा साहब खेल तमाशे के बहुत शौकीन थे। अगर उनका बस चलता तो अपनी गढ़ी के सामने ही मेला लगवा लेते। खेल तमाशे के सारे इंतजामात हिदायतुल्लाह करता था। जब भी राजा साहब को सांप और नेवले की लड़ाई देखना होती थी तो जोगी रामपाल को बुलवा भेजते
आज सुबह ही सुबह जोगी रामपाल ने हिदायतुल्लाह को अपने दरवाजे पर देखा तो उसकी बाछें खिल गईं। वो समझा कि राजा साहिब का बुलावा आ गया। उसने बड़ी इज्जत से हिदायतुल्लाह को अपने घर में बिठाया और कहने लगा, सब खैर है? हाँ, सब खैर है जोगी, एक काम है तुमसे। हिदायतुल्लाह बराह रास्त मतलब पर आ गया। हाँ हाँ बोलो बाबा, वो हमतन गोश हो गया। तुम जादू का तोड़ जानते हो या निरे सपेरे ही हो? अरे बाबा, सपेरे तो हम खानदानी हैं, पर जादू भी जानते हैं। जादू हमने एक बहुत बड़े सन्यासी से सीखा है। बोलो क्या करना है? जादू का तोड़ करना है और कुछ नहीं करना। जो बोलोगे वो मिल जाएगा। खर्च की बिल्कुल फिक्र मत करना। ठीक है बाबा। किस पर सवार है जादू? क्या उस बंदे को यहां लाना होगा? हिदायतुल्लाह ने पूछा। हाँ बाबा, पर जोगी जी महाराज, वो यहां नहीं आ सकता। वो क्यों बाबा? जादू के जरिए उसे बांध दिया गया है। वो बावजूद कोशिश के अपने इलाके से नहीं निकल सकता। निकलता है तो उसका दिल बैठने लगता है, फौरन तबीयत खराब हो जाती है। हिदायतुल्लाह ने बताया। फिर तो कोई जबरदस्त बंदा है उसके पीछे, कोई बकट जादूगर। जोगी रामपाल बोला। बस डर गए जोगी महाराज? जोगी रामपाल ने डरना नहीं सीखा बाबा। हम चलेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन जाना कहाँ होगा? यहां से 3-4 घंटे का सफर है। वो मदारियों की बस्ती कहलाती है। ठीक है, हम चलेंगे। वो मदारी हम जोगी, खूब मुकाबला होगा। ड्राइवर हिदायतुल्लाह ने जब सारी बात नात्रा के गोश गुजार की तो उसने दूसरे ही दिन उसे मदारियों की बस्ती ले जाने की हिदायत की। हिदायतुल्लाह ने हुक्म की तामील की और जोगी रामपाल को नहर के पुल के करीब बिठाकर खुद मोहसिन राव को बुलाने बस्ती में चला गया। मोहसिन राव घर पर मौजूद था। दरवाजे पर हिदायतुल्लाह को देखकर राखी का माथा ठनका। वो 2-3 माह के अंदर कई चक्कर बस्ती के लगा चुका था। जब वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हुआ तो राखी ने उसे टोका। कहाँ जा रहे हो? राजा साहिब का ड्राइवर आया है, शायद वो राजा साहिब का कोई पैगाम लाया है, उसके साथ जा रहा हूं। मोहसिन राव ने बेनियाजी से कहा। यह ड्राइवर कुछ ज्यादा नहीं आने लगा? राखी तिनक कर बोली। वो असल में मेरा दोस्त बन गया है, लाहौर आते जाते मुझसे मिलकर चला जाता है। मोहसिन राव ने बात बनाई। अच्छा, पर जल्दी आ जाना, मैं कहीं राह ही ना देखती रहूं। राखी, तुझे मुझसे क्या काम है? मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, राखी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। बस तुम जल्दी आ जाना। अच्छा ठीक है, मोहसिन ये कहकर घर से बाहर निकल आया। वो दोनों साथ साथ चलने लगे। अभी बस्ती में कोई बात करना मुनासिब ना था, उनकी बात कोई भी सुन सकता था। जब वो दोनों बस्ती से बाहर निकल आए तो उसने मोहसिन राव से कहा, मैं अपने साथ एक जोगी को लेकर आया हूं। जोगी को? मोहसिन राव की समझ में कुछ ना आया। अरे नादरा बीबी ने भेजा है और कहा है कि आपको जोगी की हिदायत पर अमल करना होगा। कहाँ है वो जोगी? मैं उसे पुल से जरा आगे एक दरख्त के नीचे बिठा कर आया हूं। फिर जब वो दोनों पुल के उस पार ढलान उतर कर पहुंचे तो जोगी रामपाल उन दोनों का मुंतजिर था। ये जगह ऐसी थी कि यहां किसी की नजर पड़नी मुश्किल थी। जोगी रामपाल ने उसे बगौर देखा और फिर उसे अपने सामने बैठने का इशारा किया। जब वो बैठ गया तो रामपाल ने उसकी आंखों में आंखें डाल दी। चंद मिनट उसने कोई मंत्र पढ़ा और फिर कहने लगा, अपने दिल में किसी परिंदे का नाम सोच लो। सोच लिया, मोहसिन राव ने फौरन कहा। अपनी आंखें बंद कर लो। जोगी रामपाल बोला। कर ली, मोहसिन राव ने कहा। जोगी रामपाल ने फिर मोहसिन राव की आंखों के सामने अपनी एक हथेली की और कहने लगा, आंखें मत खोलना, आंखें खोले बगैर मेरी बात का जवाब देना। क्या तुम्हें मेरा हाथ नजर आ रहा है? नहीं। जोगी रामपाल ने फिर कोई मंत्र पढ़ा और कहने लगा, अब कुछ नजर आ रहा है? जो परिंदा मैंने सोचा था वो सामने बैठा हुआ नजर आ रहा है, मोहसिन ने जवाब दिया। ठीक, अभी आंखें मत खोलना, अभी तुम्हें मेरा हाथ भी नजर आएगा। फिर रामपाल ने कोई मंत्र पढ़ा और पूछा, अब देखो। वो परिंदा गायब हो गया। अब अंधेरा है। अंधेरा छटने लगा। ओह, अब मैं तुम्हारा हाथ देख सकता हूं। शुक्र है बाबा। अब मेरी हथेली में गौर से देखो। मोहसिन राव की आंखें बंद थीं। बंद आंखों से वो जोगी रामपाल की हथेली को गौर से देख रहा था। उसमें हाथ की लकीरों के सिवा कुछ दिखाई ना दिया, लेकिन फिर वो फौरन ही लकीरें धुंधला गईं और एक तस्वीर सामने आ गई। ये एक जीते जागते सांप की तस्वीर थी। वो कुंडली मारे और फन फैलाए झूम रहा था। कुछ नजर आया? जोगी रामपाल ने पूछा। एक सांप नजर आ रहा है जो फन फैलाए लहरा रहा है। मोहसिन ने जो देखा वो बता दिया। किस रंग का है सांप? जोगी राम ने पूछा। एकदम काला है और चमकीला, मोहसिन ने जवाब दिया।
उसके फन को गौर से देखो। हाँ, मैं देख रहा हूँ। उसके फन पर किसी किस्म का निशान है क्या? हाँ, एक दायरा सा है, मोहसिन राव ने जवाब दिया। गौर से देखो, ये दायरा किसी परिंदे की आंख जैसा है। हाँ है तो, मोहसिन ने कहा। क्या उस परिंदे का नाम उल्लू है? हाँ जोगी जी। क्या तुम्हें अब भी वो सांप नजर आ रहा है? नहीं। क्या मेरा हाथ दिखाई दे रहा है? वो भी नहीं। अब तुम अपनी आंखें खोल लो। मोहसिन राव ने अपनी आंखें खोली तो उसे कुछ देर तक कुछ नजर न आया। थोड़ी देर तक वो आंखें खोलता रहा और बंद करता रहा। तब जाकर उसकी आंखों की रोशनी बहाल हुई। जाओ बाबा, अब तुम जाओ, उसने मोहसिन से कहा। मोहसिन फौरन खड़ा हो गया। वो खड़ा हुआ तो उसे चक्कर से आ गए। उसने फौरन हिदायतुल्लाह का हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ? हिदायतुल्लाह ने फिक्रमंदी से पूछा। कुछ नहीं, ऐसे ही सर घूम गया था, मोहसिन ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनो बाबा, जोगी रामपाल ने पुकारा। जी जोगी महाराज, हिदायतुल्लाह ने पलटकर पूछा। इससे पूछो ये यहां से निकलना चाहता भी है कि नहीं? क्यों मोहसिन साहब, आप क्या कहते हैं? हाँ जोगी जी, मैं यहां से भाग जाना चाहता हूं, फरार होना चाहता हूं, मोहसिन ने बेकरारी से कहा। हिदायतुल्लाह, तुमने बताया था कि वो राजमदारी अपने गले में कोई चीज लटकाए रहता है, किसी जानवर का पंजर वगैरह? जोगी राम ने सवालिया अंदाज में तस्करा किया। हाँ जोगी जी, राजमदारी के गले में उल्लू का पंजा होता है, हिदायतुल्लाह के बजाय मोहसिन ने जवाब दिया। बाबा, क्या तुम वो पंजा उसके गले में से निकाल सकते हो? जोगी ने पूछा। मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा, मोहसिन ने कहा। शाबाश, अगर तुमने उसके गले से पंजा काट लिया तो मेरा काम आधा रह जाएगा, उसकी ताकत आधी रह जाएगी, मुझे उसे पछाड़ने में आसानी रहेगी, रामपाल ने बोला। देखो मैं कोशिश करता हूं, आओ हिदायतुल्लाह चले। फिर वो दोनों साथ साथ चलते हुए पुल पर आए और रास्ते में उसने बताया, नादरा बीबी कल लाहौर जाते हुए तुमसे मिलने आएंगी। इस नहर के पुल पर कल हमारा इंतजार करना। किस वक्त? मोहसिन राव ने पूछा। शाम तो हो ही जाएगी। ठीक है, मैं पुल पर आ जाऊंगा। हिदायतुल्लाह ने मोहसिन राव के जाने के बाद गाड़ी स्टार्ट की और जोगी रामपाल को बिठाकर बहराम नगर चला गया। बहराम नगर पहुंचकर उसने जोगी रामपाल को उसकी बस्ती के नजदीक उतारा और गढ़ी की जानिब रवां हो गया। नादरा उसकी बेचैनी से मुंतजिर थी। उसने जोगी रामपाल और मोहसिन राव की मुलाकात का आंखों देखा हाल कह सुनाया और जो कुछ वहां पेश आया वो भी बता दिया। सारी बातें सुनकर नादरा ने पूछा, अब जोगी रामपाल का क्या प्रोग्राम है? कैसा प्रोग्राम? उसने वजाहत चाही। मोहसिन को जादू के असर से निकालने का प्रोग्राम। वो बता रहा था कि जादू के तोड़ के लिए सख्त मेहनत करना होगी, उसे कई रात जंगल में रहकर जाप करना होगा। उसके बाद सांप अपना काम दिखाएगा। ये सांप वही होगा जो मोहसिन साहब को जोगी के हाथ में नजर आया था। जोगी रामपाल के अमल के बाद वो जंगल से बरामद होगा। जोगी रामपाल उसे पकड़कर अपनी पटारी में बंद कर देगा और फिर वो राजमदारी के घर की तरफ रवाना हो जाएगा। वो सांप वहां क्या करेगा, जोगी महाराज ने नहीं बताया। बस इतना ही कहा है कि उसके बाद मोहसिन साहब आज़ाद हो जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो, नादरा ने खुश होकर कहा। कितनी रकम मांगता है? वो कहता है जो मिल जाएगा ले लेगा। तुमने उसे ये नहीं बताया कि ये काम कौन करवाना चाहता है? बीबी, आप क्या बात करती हैं, मैं भला आपका नाम लूंगा क्या? वैसे उसे इससे गरज नहीं कि कौन मोहसिन साहब के ऊपर से जादू खत्म कराना चाहता है। उसे तो बस पैसे से मतलब है। कुछ रकम पेशगी दे दो। जी बेहतर, नादरा ने अपना पर्स खोलते हुए कहा। वो 100 के 10 नोट थे। हिदायतुल्लाह वो रकम जोगी रामपाल को दे आया। 1000 रुपये देखकर जोगी रामपाल के चेहरे पर रंग आ गया। फिर जब हिदायतुल्लाह ने उसे बताया कि काम होने पर उसे मजीद रकम मिलेगी तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। वो बहुत देर तक हिदायतुल्लाह से उस जादू के तोड़ के बारे में बातें करता रहा। दूसरे दिन हस्बे वादा नादरा शाम ढले पुल पर पहुंच गई। वहां मोहसिन राव पहले से मौजूद था। फिर वो दोनों पुल के दूसरे किनारे पर पहुंचकर ढलान में उतर गए और दरख्तों में गायब हो गए। हिदायतुल्लाह पुल पर खड़ा होकर बहते पानी में डूबते सूरज का नजारा करने लगा। अभी शाम गहरी नहीं हुई थी, लेकिन दरख्तों में खासा अंधेरा फैल चुका था, इतना कि सूरतें भी ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रही थीं। तब नादरा ने मोहसिन का हाथ थाम लिया और प्यार से बोली, कैसे हो मोहसिन? मैं ठीक हूं। मैंने तुम्हारी निजात का बंदोबस्त कर दिया है। वो जोगी रामपाल 4 दिन के बाद इधर आएगा, यहां जंगल में रहेगा, अमल करेगा और फिर अमावस की रात तुम्हें इस शहर से आज़ादी मिल जाएगी। मोहसिन, सोचो वो सुबह किस कदर हसीन होगी जब तुम कहीं भी जाने के लिए आज़ाद होगे। मैं तुम्हारे इस एहसान को जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुझे भूल जाओगे?
नादरा ने हंसकर कहा। बेफिक्र हो जा, मैं उसकी कैद से निकालकर तुम्हें अपना कैदी बना लूंगी। मैं यही चाहती हूँ। क्या तुम मेरे कैदी बनने के लिए तैयार हो? नादरा ने पूछा। हाँ, मैंने पहले भी इकरार किया था, अब भी इकरार करता हूँ। तुम्हारा कैदी बनकर मुझे खुशी होगी। क्या तुम इस कैद से निकलकर मेरे साथ बैराम नगर चलोगे? ज़रूर चलूंगा, लेकिन ये बताओ, गढ़ी बैराम नगर के दरवाजे मुझ पर खुल जाएंगे क्या? मोहसिन राव ने पूछा। मेरे होते हुए कौन वहाँ के दरवाजे बंद कर सकता है? मेरा नाम नादरा है, मैं कोई बुज़दिल लड़की नहीं हूँ। मैंने अपने बाबा जान को बता दिया है कि मैं वक़ार से शादी नहीं करूँगी। मेरे बाबा जान मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। उन्हें मेरे इनकार का अफसोस तो हुआ, लेकिन उन्होंने रिवायती बाप की तरह मेरे इनकार को अपनी अना का मसला नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि जिसकी वजह से तुम इनकार कर रही हो, उस वजह को मेरे सामने लाओ। बस अब तुम्हें बैराम नगर ले जाकर अपने बाबा जान के सामने खड़ा कर दूंगी और कह दूंगी कि यह है वो वजह। अंधेरा गहरा हो चुका था। दूर बस्ती में कहीं कहीं रोशनी नजर आ रही थी, बाकी तीन अतराफ में सन्नाटा तारी था। मोहसिन अभी सोच ही रहा था कि वापस बस्ती में चले कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। हाथ का दबाव महसूस करते ही मोहसिन राव एकदम सहम गया। ये एक नर्म मुलायम दबाव था। वो अपने आप में कहाँ था? वो तो नादरा की बातों में खोया हुआ था, सुंदर सपने देख रहा था। अचानक उसे किसी ने हिला दिया। वो समझ गया कि आने वाला कौन है, लेकिन उसकी ये समझ में नहीं आया कि आने वाला यहाँ क्यों आया है। क्यों खड़े हो मोहसिन? आने वाले ने पूछा। ऐसे ही, इस अंधेरे में? अंधेरा तो अब हुआ है, मोहसिन ने सफाई पेश की। तुम क्यों आई हो राखी? तुम्हें बापू ने बुलाया है। उसे कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ पुल पर हूँ? अरे मैंने बताया कि तुम पुल पर होगे। तुम यहाँ शाम को आकर खड़े होते हो ना। उसने क्यों बुलाया है? मुझे नहीं मालूम, चलकर पूछ लो। चलो। राखी ने उसका हाथ थाम कर चलना चाहा, लेकिन मोहसिन ने बड़ी नरमी से उससे अपना हाथ छुड़ा लिया और तेज तेज चलने लगा। अगरचे मुकम्मल अंधेरा था, लेकिन उसे बस्ती का रास्ता असबर था। वो जानता था कि रास्ते में कहाँ कीचड़ है, कहाँ पत्थर है और कहाँ कड़ा है। बरसों हो गए थे इन रास्तों पर चलते हुए। राखी ने आज तक उससे खुलकर बात नहीं की थी, बस इशारों इशारों में ही अपनी पसंदीदगी का इजहार किया था। मोहसिन राव ने उसके इशारे समझते हुए भी उसके किसी इशारे का जवाब नहीं दिया था। वो सहन में दाखिल हुआ तो राजमदारी सामने ही मोढे पर बैठा हुआ था। उसके सीधे हाथ पर दो पांव पर रीछ बैठा हुआ था और बाएं हाथ पर बंदर खड़ा हुआ था। उसके हाथ दोनों जानवरों के सर पर रखे हुए थे। उसके पीछे दीवार में गड़ी हुई कील में लाल टैन लटकी हुई थी। पीछे से पड़ती हुई रोशनी में वो तीनों अजीब व गरीब दिखाई दे रहे थे, बेहद पुरस्कार और खौफ में मुब्तला कर देने वाले। राखी, ये तोहे कहाँ मिला रे? राजमदारी ने बड़े पुरस्कार लहजे में पूछा। वहीं बापू जहां मैंने बताया था, राखी ने सादगी से जवाब दिया। नहर वाले पुल पर? राजमदारी ने तस्दीक चाही। हाँ बापू। और रसिया, राजमदारी अपने बंदर से मुखातिब हुआ। बंदर अपना नाम सुनते ही उसकी गोद में आकर बैठ गया। रीछ अपने दो पांव पर उठकर खड़ा हो गया। अरे मेरी गोद में क्यों चढ़ गया रे रसिया? जा मेरा चाकू तो लेकर आ। चाकू का नाम सुनकर मोहसिन राव की सिट्टी गुम हो गई। राजमदारी का हुक्म सुनते ही रसिया उसकी गोद से कूदा और छलांगे लगाता हुआ अंदर कमरे में चला गया। चंद लम्हों बाद जब वो वापस आया तो उसके मुंह में चाकू दबा हुआ था। नजदीक आकर वो दो पांव पर खड़ा हुआ और अपने अगले दो पांव अपने सीने पर बांध लिए और अपना मुंह उठा दिया। राजमदारी ने उसके मुंह से चाकू निकाल लिया। उसे खोला तो 6 इंच लंबा फल लालटेन की धुंधी रोशनी के बावजूद यकबार की चमक उठा। देख मोहसिना, मैंने तुझे बहुत से काम सिखा दिए हैं रे। अब तुझे वो खेल सिखाता हूं जिसकी वजह से तेरी जान बची, राजमदारी ने कहा। यह सुनकर मोहसिन राव की जान में जान आई। वो समझ रहा था कि नादरा से मुलाकातों का राज खुल गया है, अब उसे सजा मिलने वाली है। यह सुनकर मोहसिन राव की जान में जान आई। वो समझ रहा था कि नादरा से मुलाकातों का राज खुल गया है, अब उसे सजा मिलने वाली है। 7 दिन के बाद अमावस की रात आने वाली है। यह अमल आज से शुरू होगा और अमावस की रात को पूरा होगा। अमावस की रात को तो तू जंगल में होगा। डर मत, मैं तेरे साथ चलूंगा रे। रात 12 बजे एक खास अमल करना पड़ेगा, उसके बाद तू एक बड़ा जादूगर बन जाएगा रे। पर मोहसिना ये बता, बड़ा जादूगर बनकर तू मोहे छोड़कर तो नहीं चला जाएगा रे? राजमदारी ने पूछा। कैसी बातें करते हो बापू, मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊंगा भला? तुम्हारा क्या भरोसा है मोहसिन? राखी ने उसके नजदीक आकर आहिस्ता से कहा।
इतनी आहिस्ता कि मदारी न सुन पाया हो। ला अपना हाथ आगे बढ़ा, राजमदारी ने कहा। फिर राखी से मुखातिब होकर बोला, राखी तो पीछे हट जा। राजमदारी ने मोहसिन का हाथ पकड़ लिया और चाकू से उसके अंगूठे पर हल्का सा चीरा लगाया। चाकू की धार बहुत तेज थी। फौरन खून निकलने लगा। उसने अपने गले से उल्लू का पंजा निकाला और कोई मंत्र पढ़ते हुए उस पंजे की एक एक उंगली पर खून लगाया और फिर उस खून आलूद पंजे को उसकी पेशानी पर फेरा। उसकी पेशानी पर खून की लकीरें बन गई थीं। बस जा मोहसिना, अंदर कमरे में जा। अब तूने कमरे से सूरज निकलने से पहले नहीं निकलना है रे। समझ गया ना मेरी बात? कुछ भी हो, कोई कितना ही पुकारे, देख अगर उसकी पुकार पर बाहर निकल गया तो इतना जान ले के अंधा हो जाएगा रे। ठीक है बापू, मैं अंदर जा रहा हूं, अब सुबह ही बाहर निकलूंगा। मोहसिन राव ने उसे यकीन दिला दिया। राजमदारी बहुत अय्यार आदमी था। ये सारा चक्कर उसने मोहसिन राव को जादू सिखाने के लिए नहीं चलाया था। ये चक्कर उसने मोहसिन राव को मुकम्मल तौर पर अपना मोती बनाने के लिए चलाया था। नादरा से मिलते हुए राखी ने देख लिया था। उसने राजमदारी को बता दिया था। राजमदारी जमाना शनास आदमी था। उसने अंदाजा लगा लिया कि चंद दिनों में तोता उड़ने के काबिल हो जाएगा। लिहाजा न सिर्फ उसने उसके पर काटे बल्कि एक बड़े पिंजरे में बंद करने का बंदोबस्त कर लिया। इधर राजमदारी मोहसिन राव को मजीद कैद में जकड़ने की कोशिश कर रहा था तो उधर रामपाल जोगी ने उसे आज़ाद कराने का अमल शुरू कर दिया था। जोगी रामपाल ने बाजार से एक गज काला कपड़ा, एक नया उस्तरा और एक कोरी मिट्टी की हंडिया खरीदी। रात को उसने बस्ती से निकलकर एक पीपल की जड़ में छोटा सा गड़ा खोदा। हंडिया को उसमें रख कर देखा। हंडिया उसमें पूरी तरह नहीं आई थी। उसने गड़े को थोड़ा सा और कुशादा किया। जब हंडिया पूरी तरह उस गड़े में बैठ गई तो वो गड़े को यूं ही खुला छोड़कर हंडिया को अपने साथ ले आया। घर में आकर उसने कमरे का दरवाजा बंद किया, जलती लालटेन को जमीन पर रखा। फिर हंडिया, उस्तरा और काले कपड़े को लेकर वो जमीन पर आसन जमा कर बैठ गया। हंडिया को औंधा करके उसने कुछ पढ़ना शुरू किया। वक्फे वक्फे से वो उस्तरे को हंडिया पर मारता जाता था। फिर उसने हंडिया को सीधा किया, काले कपड़े को अपने कंधे पर डाला, उस्तरा हाथ में पकड़ा और फिर दूसरे हाथ से लालटेन की चिमनी उठाकर उसमें फूंक मारी। जलती लालटेन भड़क कर बुझ गई। कमरे में मुकम्मल तारीकी छा गई। जोगी रामपाल ने अपने कंधे से काला कपड़ा उतारा और तेज उस्तरे से काटकर उसके 3 टुकड़े कर दिए। फिर काले कपड़े के 2 टुकड़ों और उस्तरे को हंडिया में डाल दिया और तीसरे टुकड़ों को हंडिया के मुंह पर बांध दिया और अंधेरे में ही हंडिया को दोनों हाथों में उठाकर घर से निकल पड़ा। जोगी रामपाल ने वो बंद हंडिया उस गड्ढे में रख दी। काफी पानी उस हंडिया में था। जोगी रामपाल ने फिर उस गड्ढे को अच्छी तरह से मिट्टी से बंद कर दिया। गड्ढे पर मिट्टी डालने के बाद जोगी रामपाल ने मिट्टी में अपनी एक उंगली घुसेड़ दी और आधे घंटे तक उकड़ू बैठा हुआ मंत्र पढ़ता रहा। उसके बाद वो उठकर अपने घर आ गया। दूसरे दिन मोहसिन राव सोकर उठा तो हशाश बशाश था। वो कमरे से बाहर निकल आया। सहन में चारपाई पर बैठी राखी सब्जी काट रही थी। राजमदारी अभी अपने कमरे में पड़ा सो रहा था। मोहसिन राव राखी के पास आकर बैठ गया। राखी कुछ हैरान सी हुई। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। राखी के करीब बैठना तो दूर की बात है, वो नजर भर कर भी देखता नहीं था। जोगी रामपाल ने उसको हिदायत की थी कि किस तरह राजमदारी के गले से उल्लू का पंजा निकाल ले। रात को उसे ख्याल आया था कि यह काम राखी से क्यों ना करवाने की कोशिश करे। अगर वो उस पर थोड़ी सी तवज्जो दे दे, उस पर यह जाहिर करे कि उसे उससे मोहब्बत होती जा रही है, फिर वो राखी से उल्लू का पंजा अपने गले में डलवाने की ख्वाहिश का इजहार करे, तो राखी यकीनन उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए अपने बाप के गले से वो पंजा निकालकर उसके हवाले कर देगी। ये सोचकर वो राखी के नज़दीक चारपाई पर बैठ गया। वो नहीं जानता था कि वो जिन लोगों को फरेब देने गया है वो कैसे शातिर लोग हैं। उन्होंने तो पहले ही उसके गिर्द चाल फैला दिया था। राखी सुंदर सपने देखने में मगन थी। वो जानती थी कि वो वक्त ज्यादा दूर नहीं जब मोहसिन अपना माजी भूल जाएगा। उसकी याददाश्त जादू की भूल भुलैयों में गुम हो जाएगी। फिर मोहसिन को उससे कोई ना छीन सकेगा। वो चारपाई पर बैठा तो राखी की तवज्जो बढ़ गई और तरंती से साग काटते काटते उसका हाथ बहक गया। सी करके उसने साग परात में डाल दिया और अपनी उंगली पकड़कर देखने लगी, जिससे भल भल खून बहे जा रहा था। मोहसिन राव ने फौरन उसका हाथ थाम लिया और अपने अंगूठे से उसके जख्म को दबा दिया। इस मोहब्बत आमेज सुलूक ने राखी पर नशा सा तारी कर दिया। वो अपनी तकलीफ भूल गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका जी चाहा कि मोहसिन यूं ही सदियों तक उसका जख्म दबाए बैठा रहे। अरे ये खून तो बह जा रहा है। मोहसिन राव ने अंगूठा हटाकर देखा। ठहरो, मैं अंदर से कोई कपड़ा फाड़ कर लाता हूं, पानी में भिगो कर बांध दूंगा, खून बहना बंद हो जाएगा। तुम मत उठना मोहसिन,
बहने दो खून, थोड़ा सा खून बह जाएगा तो क्या हो जाएगा, खून मेरे अंदर बहुत है। राखी ने अपनी आंखें खोलकर कहा। पागल हुई हो? मोहसिन, एक बात बताओ। राखी ने उसे उठने ना दिया। देखो, सच सच बताना, उसने इकरार करवाया। हाँ हाँ, सच सच बताऊंगा, मोहसिन ने इकरार कर लिया। तुमने कभी प्यार किया है? राखी ने पूछा। हाँ, किया है, मोहसिन राव ने उसे मोहब्बत भरी नजरों से देखते हुए कहा। लेकिन ये मत पूछना किससे। नहीं, ये नहीं पूछूंगी, मैं जानती हूं, उसने मायनेखेज लहजे में कहा। न सिर्फ जानती हूं बल्कि पहचानती भी हूं। खैर, इस बात को छोड़ो, मुझे ये बताओ, प्यार किसे कहते हैं? राखी ने अपनी बात का रुख पलट दिया। प्यार ताहयात कैद का नाम है, एक ऐसी कैद जिसे आदमी अपनी खुशी से कबूल करता है। राजमदारी अपनी कार्रवाई में लगा रहा। जोगी रामपाल अपने मंत्र पढ़कर फूंकता रहा। इस तरह 3 दिन और गुजर गए। 3 दिन के बाद अमावस की रात थी। जोगी रामपाल पीपल के दरख्त के नीचे दबाई हुई अपनी हंडिया उखाड़कर उधर जंगल में आ गया था। हिदायतुल्लाह ने उसे खाने पीने की तमाम अशिया फराहम कर दी थीं। खोरोनोश का इतना सामान उसके सामने ढेर कर दिया था कि वो जंगल में 1 हफ्ता भी रहता तो सामान खत्म ना होता। एक घने दरख्त के नीचे उसने अपना एक छोटा सा खेमा लगा लिया। सांपों की कई पटारियां वो अपने साथ लाया था। उन पटारियों में मुख्तलिफ सांप बंधे हुए थे। उनमें एक सांप बहुत खतरनाक था, इतना खतरनाक कि अगर महज फुंकार मारते तो घास चल जाती थी। अमावस की रात हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब को थी। हफ्ते को मोहसिन राव जंगल का चक्कर लगा गया था। उसने जोगी रामपाल को बता दिया था कि वो राजमदारी के गले से उल्लू का पंजा निकालने में नाकाम रहा है। जोगी राम ने उसे तसल्ली दी कि वो फिक्र ना करे, राजमदारी अब उसका कुछ न बिगाड़ सकेगा। जोगी रामपाल ने मदारी का इस्तेमाल शुदा कपड़ा मंगवाया था। मोहसिन राव उसकी एक धोती उठा लाया था जो उसने जोगी रामपाल के हवाले कर दी। मोहसिन ने उसे यह भी बता दिया था कि अमावस की रात वो भी इसी जंगल में होंगे। ये सुनकर वो खुश हो गया और उसने अपनी कामयाबी का 100% यकीन दिला दिया था। उधर नादरा एक एक दिन गिन कर गुजार रही थी। उसे मोहसिन राव की आज़ादी का शिद्दत से इंतजार था। तय ये हुआ था कि वो इतवार की शाम को मोहसिन राव को लेने के लिए आएगी। उसने कहलवाया था कि अपना ज़रूरत का सामान बांध कर रखे और मुकर्ररा वक्त पर पुल के नज़दीक मुकर्ररा जगह पहुंच जाए। वो उसे फौरन बहराम नगर ले जाएगी। उधर राखी को अमावस की रात का शिद्दत से इंतजार था। उसे यकीन था कि अमावस की रात गुजरने के बाद मोहसिन राव उसकी पेशानी पर झूमर बनकर सज जाएगा। फिर एक पुरबहार और रंगीन सफ़र की इब्तिदा होगी। हर शख्स अपने अपने दाव पर लगा हुआ था। उम्मीदें और आरज़ुएं मचल रही थीं। वक्त का धारा बह रहा था। आदमी सोचता कुछ है और होता कुछ है। आदमी जो सोचे वो हो जाए तो फिर तकदीर अपना खेल दिखाती है। ये लोग अपने अपने खेलों में लगे हुए थे और तकदीर दूर बैठी अपना ही चाल बुन रही थी। अमावस की रात, तारीक और स्याह, जंगल का पुरहैबत सन्नाटा। जोगी रामपाल और राजमदारी एक दूसरे से बेगाना अपने अपने मंत्रों में मसरूफ थे। जोगी रामपाल ने वक्त मुकर्रर पर हंडिया का मुंह खोला, अंदर से सिया कपड़े के दोनों टुकड़े निकाले, उन्हें जमीन पर इस तरह रखे कि सलेब की शक्ल इख्तियार कर गए, या यूं समझ लो कि आदमी का ढांचा सा बन गया। जोगी रामपाल ने उस तरह खोलकर कपड़े को चीर कर उसी जगह जमीन में गाड़ दिया और फिर उस तरह पर हंडिया उंडेल दी। उसके बाद उसने वो काला नाग पटारी से निकाला जिसकी एक फुंकार से घास चल जाती थी। नाग पटारी से निकलते ही फन फैलाकर जोगी राम के सामने खड़ा हो गया। जोगी रामपाल ने राजमदारी की धोती अपने हाथ में पकड़कर उसके सामने लहराई। काले नाग ने धोती देखते ही उस पर फन मारा। धोती पर फौरन ही सिया धब्बा पड़ गया। जोगी रामपाल कोई मंत्र पढ़कर यह अमल 3 बार दोहरा रहा था। फिर वो धोती सामने की तरफ उछाल दी। वो काला नाग फौरन उस धोती की तरफ लपका और फिर जंगल की जमीन पर बड़ी सूरत से फिसलने लगा। काला नाग अच्छी तरह जानता था कि उसने क्या करना है। खैर, ये बात तो राजमदारी भी अच्छी तरह जानता था कि उसे क्या करना है। उसने मोहसिन राव पर अपना मुकम्मल कब्जा जमाने के लिए 6 दिन पहले जो अमल शुरू किया था उसे आज की रात मुकम्मल हो जाना था। राजमदारी रीछ की खाल पर बैठा मंत्र का जाप कर रहा था। मोहसिन राव उससे 5 कदम के फासले पर एक बड़े पत्थर पर बैठा हुआ था। मोहसिन राव इस तसव्वुर से खुश था कि आज की रात उसकी कैद की आखिरी रात है। आने वाली सुबह अनदेखी बेड़ियों के कटने की खबर लेकर आएगी। एक तरफ वो आज़ाद हो जाएगा तो दूसरी तरफ राजमदारी अपनी जिंदगी का सबसे कीमती जादू उसे सिखा देगा। उसे बहुत से जादू आते थे लेकिन इस जादू की हैबत कुछ और ही थी। ऊपर से कटकर गिरते आज़ाद देखकर लोग दम बखुद हो जाया करते थे और इस खेल के बाद उन पर नोटों की बारिश हो जाती थी।
खैर उसे पैसे की बिल्कुल तमन्ना ना थी, अलबत्ता ये शोबदेबाजी अपनी जिंदगी को दिलचस्प बनाने के काम आएगी। फिर जब वो बहराम नगर की राजकुमारी को अपने साथ लेकर लाहौर अपने घर पहुंचेगा तो उसके माँ बाप की हालत काबिल दीद होगी। उस बेचारे को क्या मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। आइंदा उसकी अपनी ही हालत काबिल दीद हो जाएगी। जिस कैद से निजात के वो ख्वाब देख रहा है उससे कहीं बदतर कैद में चला जाएगा। पत्थर पर बैठे बैठे और सुहाने सपने देखते देखते उसे ऊँग सी आ गई। उसी लम्हे कुछ हुआ, और जो कुछ हुआ वो उसके होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। राजमदारी अचानक ही किसी जानवर की तरह टकराया था, जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर छुरी फेर दी हो। मोहसिन ने आंखें फाड़कर राजमदारी की तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ नजर न आया। रीछ की खाल, फिर उस पर बैठा हुआ वो खुद रीछ जैसा, पीछे काले दरख्त, मुकम्मल अंधेरा। भला क्या नजर आता? क्या हुआ बापू? वो पत्थर से उठकर खड़ा हो गया। मोहसिना जल्दी कर, मेरे पास आ रहे छोरे, वो शिद्दत दर्द से कर्राते हुए बोला। मोहसिन राव को इतना अंदाजा तो था कि वो कहाँ बैठा है। उसके दरमियान महज 5 कदम का फासला था, लेकिन उसकी ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है। शायद मंतर उल्टा हो गया है। बहरहाल जब वो अंदाजे से राजमदारी के नज़दीक पहुंचा तो उसके पाँव की ठोकर उसके सर को लगी। राजमदारी ने फौरन ही उसका पाँव खसीटकर उसे अपने ऊपर गिरा लिया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहने लगा, देवा मदद, देवा मदद। क्या हुआ बापू? कुछ तो बोलो। उसने अपना हाथ छुड़ाकर राजमदारी के जिस्म को टटोल कर देखना चाहा, लेकिन राजमदारी की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। उसने मोहसिन का हाथ ना छोड़ा। देवा मदद, उसने फिर कहना शुरू किया। अब का बताऊं रे लोमड़ी के बच्चे, तूने खूब धोखा दिया रे। बापू क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें भला क्यों धोखा दूंगा? तुम ही तो मुझे यहां लाए हो। मोहसिन राव की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और वो जो तेरा बाप उधर बैठा है रे, उसे लाया कौन यहां? मुझे अब सब पता लग गया है। देवा की कसम सब पता लग गया है। पर याद रख, तोहे मैं आजाद नहीं होने दूंगा रे। देवा मदद। राजमदारी ने किसी को मदद के लिए पुकारते हुए कहा। राजमदारी ने उसका हाथ बहुत मजबूती से पकड़ रखा था और एक ही बात कहे जा रहा था, देवा आ, देवा मदद। उससे हाथ मिलाते वो ये एहसास होता था जैसे किसी पत्थर का टुकड़ा पकड़ लिया हो। उस वक्त जैसे जैसे वो देवा को मदद के लिए पुकारता जाता था, उसका हाथ नर्म पड़ता जाता था। कुछ देर के बाद ही मोहसिन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका हाथ किसी औरत के हाथ में आ गया हो। हाथ इंतहाई नर्म और नाजुक था, गुदास और रेशमी। राजमदारी की आवाज आ रही थी, देवा अब ये तेरे हवाले, मैं जाता हूं। राजमदारी की आवाज आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही थी, यहां तक कि वो बिल्कुल मासूम हो गई। फिर एक झटका सा लगा। वो नर्म मुलायम और गुदास हाथ उसके हाथ से छूट गया। राजमदारी अपने साथ लालटेन लाया था। उसने कहा था कि जब जाप खत्म हो जाएगा और मोहसिन को जादू आ जाएगा तो फिर वो दोनों मिलकर खाना खाएंगे और खाना खाकर सीधे घर चलेंगे। मोहसिन राव ने आंखें फाड़कर और हाथ से टटोलकर लालटेन तलाश की। जेब से दिया सलाई निकालकर लालटेन जलाई। फिर उसने लालटेन अपने हाथ में पकड़कर जो जरा सी ऊंची की, राजमदारी की लाश पिघल चुकी थी। लाश के गिर्द सियाह खून फैला हुआ था। मोहसिन को अंदाजा हुआ कि उसे किसी बेहद खतरनाक सांप ने काट दिया है। सांप का ख्याल आते ही वो फौरन उस लाश से पीछे हट गया और लालटेन की मध्यम रोशनी में इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। आसपास किसी सांप का वजूद ना था। अब उसने यहां ठहरना मुनासिब न समझा। वो लालटेन अपने साथ लेकर जोगी रामपाल के खेमे की तरफ जाने लगा। जोगी रामपाल का खेमा यहां से ज्यादा फासले पर नहीं था। आधे घंटे की मुसाफत के बाद वो जोगी रामपाल के ठिकाने पर पहुंच गया। उसके छोटे से खेमे का पर्दा गिरा हुआ था। अंदर से मध्यम मध्यम रोशनी निकल रही थी। खेमे के अंदर से किसी किस्म की कोई आवाज नहीं आ रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अंदर कोई नहीं है। मोहसिन ने झुककर खेमे का पर्दा हटाया तो उसे अंदर जोगी रामपाल धूनी रमाए बैठा नजर आ गया। उसके सामने काले कपड़े का एक पुतला सा बना हुआ था, जिसके दरमियान में एक उस्तरा पेवस था और उस्तरे पर एक हंडिया औंधी रखी थी। दाएं तरफ एक खुली पटारी रखी थी। जोगी रामपाल की गोद में एक बीन पड़ी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं। जैसे ही मोहसिन ने खेमे का पर्दा हटाया, उसी वक्त जोगी रामपाल ने आंखें खोल दी। कहो, क्या खबर लाए हो? जोगी रामपाल ने पूछा। चल बसा, मोहसिन ने खुशखबरी सुनाई। बधाई हो, आज़ादी मुबारक हो, रामपाल खुश होकर बोला। क्या मैं आज़ाद हो गया हूं? मैं जहां चाहे जा सकता हूं? अब तो कोई मेरा कलेजा नहीं पकड़ेगा? मोहसिन ने तस्दीक चाही।
हाँ, तुम आज़ाद हो गए। तुम्हारे ऊपर से जादू का असर ख़त्म हो गया। इस काम के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ी है। इसके अलावा मुझे अपने कीमती नाक से हाथ धोना पड़ा है। इसका मतलब है कि मेरा ख्याल सही निकला। वाकई उसे किसी नाग ने डसा था। हाँ, और नाग भी कैसा, जिसका काटा पानी मांगना तो दूर की बात है, खुद पानी पानी हो जाए। तुमने उसकी लाश तो देख ली होगी। हाँ, बहुत बुरी हालत थी लाश की। मुझसे तो देखी नहीं गई, मोहसिन ने काम कर कहा। उसने जुल्म किया था, एक मानस पर जबरदस्ती कब्जा जमा लिया था। उसे इसकी सजा तो मिलना ही थी, जोगी रामपाल ने कहा। जोगी महाराज, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। मैंने इस काम का माकूल मुआवजा लिया है। इसमें कोई शक नहीं कि जोगी रामपाल ने यह काम माकूल मुआवजे पर किया था। उसकी ये मेहनत रायगा नहीं गई थी। जरा सी गफलत से यह मामला उल्टा भी हो सकता था। अगर राजमदारी को सांप के आने की इत्तला चंद मिनट कबल मिल जाती तो राजमदारी की जगह खेमे में जोगी रामपाल की लाश पड़ी होती। राजमदारी कोई मामूली चीज ना था। वो अपने तकब्बुर में मारा गया। उसके दिमाग में यह बात आ गई थी कि इस वक्त दूर दूर तक उससे बड़ा जादूगर कोई नहीं जो उसके मुकाबले पर आ सके, उसके किए हुए शहर को तोड़ सके। लेकिन बाज़ औक़ात यूं भी होता है कि हाथी को चींटी पछाड़ जाती है।